हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने इसके बारे में जाना था, इंट्रोडक्शन इसके बारे में जाना था। उसके बाद 10.1 एडोलसेंस एंड प्यूबर्टी क्या होता है इसके बारे में हमने जाना था अलग से। प्यूबर्टी क्या होता है, एडोलसेंस क्या होता है, किस उम्र में लड़कों में या लड़कियों में कितना हाइट होना चाहिए ये हमने जाना था। चेंज एट प्यूबर्टी, इंक्रीज इन हाइट। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी करके भी जाना था कि किस उम्र में कितना हाइट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने चेंज इन बॉडी शेप देखा था, वॉइस चेंज हमने देखा था। ये सभी हमने एडम एप्पल्स क्या होता है ये हमने जाना था। आज हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। कहने का मतलब कि स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। ये होता क्या है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेसियस ग्लैंड मीन्स ऑयल ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड मीन्स ग्रंथि। यानी ग्लैंड देखिए कई तरह का होता है, मतलब कोई चीज़ सीक्रेट करे यानी उसमें से रिलीज हो, जैसे अपना लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, उसमें से कुछ ना कुछ जो है रिलीज करे, सीक्रेट करे, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। तो ऑयल ग्लैंड को यहाँ सेबेसियस ग्लैंड कहा जा रहा है, जो कि जो प्यूबर्टी एज होता है यानी जो टीन एज होता है उस समय क्या होता है हमारे ऑयल ग्लैंड से सीक्रेट करता है। मैनी यंग पीपल गेट एक्ने and pimples on the face at this time because of the increased activity of this gland in the skin। कहने का मतलब कि जो बच्चे टीन एज में होते हैं उनके चेहरे पर कील मुहासे आने लगते हैं। कारण क्या होता है कि उनके ग्लैंड से इस तरह का ऑयल जो है वह सीक्रेट करने लगता है। आपने कई सारों को देखा होगा या खुद भी आप फील कर रहे होंगे, शायद आपको इस समय हो भी रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। अ फ्यू ग्लैंड सच एज स्वेट ग्लैंड, यानी कुछ ऐसे ग्लैंड ग्रंथि यानी स्वेट ग्लैंड जहाँ पसीने का जो ग्रंथि होता है, जहाँ से पसीना सीक्रेट करता है, निकलता है। ऑयल ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। ऑयल ग्लैंड हो गया जहाँ से जो चिपचिपा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनका फेस देखिएगा ऑयली होता है, और जिनका फेस ऑयली होता है उन्हीं को ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स होता है। सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से हमारे लार ग्रंथि को अगर हिंदी में कहें तो सीक्रेट करता है थ्रू डक्ट्स। अब डक्ट्स क्या होता है, वो एक हिस्सा होता है, पार्ट्स होता है। ठीक है, एंड्रोसिन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स। अब एंडोसिन ग्लैंड होता है जहाँ से हार्मोन्स हमारा रिलीज होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो हार्मोन्स है जो एंडोसिन ग्लैंड से रिलीज हुआ और डायरेक्ट जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है। सो दे आर ऑल्सो टर्म्ड डकलेट्स ग्लैंड। ओके, आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गेन, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हिंदी में कहें जनन अंगों का विकास, यानी इस उम्र में क्या होता है कि हमारे जितने भी जो ऑर्गेन होता है, कहने का मतलब कि जहाँ से हम सेक्स रिप्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं उस तरह के ऑर्गन के बारे में इसमें देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन, यानी इससे पहले वाला जो चैप्टर था यानी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में जो फिगर 9.1 और 9.3 दे रखा था, उसमें क्या दे रखा था, विच शो सेक्स ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस, यानी इंसानों का मेल का अलग सेक्स ऑर्गन था और फीमेल का अलग था। अगर मेल का बात करें तो पेनिस था, टेस्टिस था, अलग अलग थे, और वहीं अगर महिलाओं की बात करें फीमेल की तो ओवरी था। ये अलग अलग आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर चाहे तो इससे पहले वाले चैप्टर में आप जाकर देख सकते हैं। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन लाइक द टेस्टेज एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। कहने का मतलब कि इस उम्र में जो बच्चों का टेस्टिज होता है वो और जो पेनिस होता है, कहने का मतलब प्राइवेट पार्ट, वह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है यानी वह डेवलप कर जाता है। द टेस्टेस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। अब ये टेस्टेस से होता क्या है कि
ये देखिए यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं जो टेस्टिज आपको दोनों पेयर में देखिए, अगर सिंगल होगा तो उसे हम टेस्टिज कहेंगे और वही अगर पेयर में होगा तो टेस्टेज कहेंगे। ठीक है, यहीं से क्या होता है कि स्पर्म जब ये टेस्टेज डेवलप कर जाता है तो यहीं से स्पर्म क्रिएट होकर रिलीज होता है या जो है मतलब पूरी तरह से डेवलप करता है। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। फीमेल में जो ओवरी होता है वहाँ से एग कंप्लीटली मैच्योर होके वह फैलोपियन ट्यूब की ओर क्या करता है कि हर एक महीने में वो ट्रांसफ़र होता है, यानी जो डक्ट था वहाँ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मूव होता है। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, यानी एक समय के बाद वहाँ से क्या होगा, ओवरीज से कि जो एग है वह मैच्योर होकर वहाँ से मूव कर जाता है, यानी यह फैलोपियन ट्यूब में जाके वेट करते रहता है। किसका? तो मेल का, स्पर्म का। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो यह फर्टिलाइज होता है, जिसे बेबी जन्म लेता है। ओके, इसके अगर इससे ज़्यादा डीपली जानना हो तो इससे पहले वाला जो हमारा चैप्टर का वीडियो है वो आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको डीपली बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। इसी एज में यानी जो 13 से 19 का जो एज होता है, टीन एज होता है, इसमें बच्चों का जो बुद्धि विकास होता है वो स्ट्रांग होता है। इमोशनली जो बच्चे होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरह से। अगर हिंदी में कहें इसको तो मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना, यानी बच्चे जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं इस समय। क्या सही है क्या गलत है समझने लगते हैं बच्चे। ओके, इसीलिए तो 18 साल के बच्चे जो हो जाते हैं तो गवर्नमेंट ने भी हमारे बच्चों को क्या करके रखा है कि आप वोट करने के लायक हो जाते हैं, यानी आप पूरी तरह से जो आपका मेंटल जो एबिलिटी है वो डेवलप कर जाता है। चलिए शुरू करते हैं। एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। कहने का मतलब कि जो एडोलसेंस है कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी में यह समान ही हो, तो कई का जो है अलग अलग भी होता है। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि एडोलसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग। ओके, सबका एक जैसा बुद्धि विकास नहीं हो सकता, किसी का जल्दी तो किसी का थोड़ा सा लेट भी होता है। एडोलसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। कहने का मतलब कि ये क्या कह रहा है कि जो एडोलसेंस वाले जो मतलब कहने का मतलब कि जो सोचने का उनका जो ढंग होता है उसमें काफ़ी परिवर्तन होता है। ठीक है, अलग अलग जो बच्चे होते हैं उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो काफ़ी बच्चे जो हैं वो समान रूप से उनका IQ लेवल मतलब सेम नहीं होता है, सबका अलग अलग होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग। कहने का मतलब कि कुछ समय लेते हैं। इन फैक्ट इट इज ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग। कहने का मतलब कि वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय होता है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की जो क्षमता होता है वो सर्वाधिक होती है, यानी सबसे ज़्यादा, यानी जो लर्निंग पीरियड होता है सबसे ज़्यादा इसी समय उनका ब्रेन एक्टिव रहता है। कभी कभी क्या होता है किशोर यानी जो टीन एजर्स होते हैं उनका जो मेंटली जो चेंज होता है, कहने का मतलब कि वो खुद फील करने लगते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, समटाइम्स हाउएवर एन एडोलसेंस मे इन फीलिंग इनसिक्योर व्हाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द बॉडी एंड माइंड। कभी कभी बच्चे क्या करने लगते हैं कि खुद को उसमें ढालने के लिए कुछ बच्चे ऐसे हो जो खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन जब एडोलसेंस के नाते क्या होता है कि यह समझना चाहिए कि यह कोई नई बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, यह नॉर्मली है, शरीर बढ़ने के साथ ऐसा होता है। जैसे अगर मैं खुल के अगर आपको मैं बात कहूँ तो कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है इस उम्र में, तो कई सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो इनसिक्योर फील करती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। उनको समझना चाहिए कि हमारा शरीर ग्रो हो रहा है, हमारा इंटरनली पार्ट भी ग्रो हो रहा है, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कहने का मतलब कि जो अलग और क्या लक्षण हो सकते हैं सेक्सुअल का। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 9, यानी चैप्टर 9 में आपने पढ़ रखा है दैट टेस्टिस एंड ओवरीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन।
यानी ये दोनों जो हैं, मेल का जो हो जाएगा वो टेस्टेज हो जाएगा और फीमेल का ओवरी, यह दोनों जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी इसी से जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दोनों एक जो है मानव का एक अंग है जहाँ से वो अपने ही जैसे को न्यू बेबी को जन्म देते हैं। दे प्रोड्यूस द गैमेट दैट इज स्पर्म्स एंड ओवा। कहने का मतलब कि जो मेल का गैमेट्स होगा उनको हम स्पर्म कहेंगे और फीमेल का जो गैमेट्स होगा उसे हम ओवा कहेंगे। ओवा मीन्स ओवल यानी अंडा, अंडाणु। इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप एट प्यूबर्टी एंड बॉय बिगिन टू ग्रो फेशियल हेयर। यानी लड़कियों में जो उनका जो चेस्ट होता है वह डेवलप करना शुरू होता है, यानी चेस्ट न करके हम ब्रेस्ट कहें, स्तन हिंदी में कहें। और लड़कों के चेहरे पर जो है दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाता है, दिखने लगता है उनका। डैट इज माउस्टेक एंड बेड, है ना, दाढ़ी और मूंछ उनका आने लगता है। एज दीज फीचर्स हैव टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी ये भी एक अलग से एक कैरेक्टर है पहचानने का कि कौन लड़का है कौन लड़की है। लड़कों का दाढ़ी मूंछ आने लगता है और लड़कियों का जो है वह जो है अभी जो हम बात किए थे, यानी उनका जो मेंस्ट्रुएशन एक तो स्टार्ट हो जाता है उनका। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। बॉयज ऑल्सो डेवलप्ड हेयर ऑन देयर चेस्ट। लड़कों में उनके छातियों पे चेस्ट पर बाल आने लगते हैं। इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स हेयर ग्रोज अंडर द आर्म्स एंड इन द रीजन अबव द थाई और द प्यूबिक रीजन। कहने का मतलब कि लड़कों के या लड़कियों के अंडर आर्म्स में यानी जो बाजू में जो होता है, यानी कंधे के नीचे वाला पार्ट जिसे हम लोग कांख भी कहते हैं, वहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ दोनों को ये डेवलप होने लगता है, वहाँ हेयर आता है। और दोनों के प्राइवेट पार्ट में भी हेयर डेवलप करता है। ओके, यहाँ पे बूझो देखिए क्या कह रहे हैं। बोथ बूझो एंड पहले दोनों को क्या कह रहे हैं कि विश टू नो, यानी ये दोनों जानना चाहते हैं व्हाट इनिशिएट्स चेंज एट प्यूबर्टी, यानी शुरुआत का जो चेंजिंग है वो क्या होता है। यानी बूझो और पहले दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौना आरंभ में यानी प्यूबर्टी समय में, एडल्ट समय में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। यानी कोई ऐसा ग्लैंड है क्या या कोई ऐसा हार्मोन्स है क्या जो इन दोनों को स्टार्ट करता है, यानी जो नए नए चेंजिंग जो लड़कों में या लड़कियों में आता है वो कौन करता है। ठीक है, इसके लिए कौन इसके पीछे रीजन क्या है। द चेंजेस विच अकर्स एट एडोलसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स। कहने का मतलब कि इसके पीछे जो रीजन है वो कंट्रोल हार्मोन्स करता है। ओके, हार्मोन्स आर, अब ये हार्मोन्स है क्या, हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, यानी जो ये हार्मोन्स है यह एक रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर सेक्रेशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये कहाँ से सीक्रेट कहाँ से होता है, यानी रिलीज कहाँ से होता है, तो एंडोक्राइन एक ग्लैंड होता है, वहीं से यह सब शुरू होता है। ओके, द मेल हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बिगिन टू बी रिलीज बाय द टेस्ट एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यानी लड़कों में ये जो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है और ये कहाँ से होता है, तो ये टेस्टिस से ही शुरू होता है। ठीक है, ये एक हार्मोन्स होता है जहाँ से रिलीज होता है, लड़कों में किशोरावस्था में शुरू होता है। दिस कॉज चेंजेस, अब इसके कारण क्या होता है कि जब ये टेस्टोस्टेरोन जब केमिकल या फिर हम हार्मोन्स कहें ये रिलीज होने के बाद क्या होता है, बॉयज अबाउट विच यू हैव जस्ट लर्न, जो कि अभी जो आपने सीखा या अभी आपने जाना कि लड़कों के चेहरे पर बाल आना या फिर कांख में या अंडर आर्म्स में बाल आना या प्राइवेट पार्ट पे बाल आना, तो लड़कियों के लिए ये जिम्मेवार होता है कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, फेशियल हेयर आने लगता है यानी दाढ़ी मूंछ आने लगते हैं। वंस प्यूबर्टी इज रीच्ड इन गर्ल्स, अगर वहीं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में जो ये जो होता है हार्मोन होता है, फीमेल हार्मोन होता है, उसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, जो कि इसकी वजह से उनका जो ब्रेस्ट होता है वो डेवलप होता है। मिल्क सेक्रेटिंग ग्लैंड्स और मैमरी ग्लैंड डेवलप इनसाइड द ब्रेस्ट, यानी मेमोरी मत समझिएगा, ये मैमरी ग्लैंड है, यानी मेमोरी जो है ये मैमल से बना है। मैमल्स मतलब स्तनधारी, ओके, यानी जिनका स्तन होता है, ब्रेस्ट होता है, वो एक ग्लैंड होता है जहाँ से इनका जो मिल्क जो सीक्रेट होता है
उसके लिए पूरी तरह से ये प्रिपेयर हो जाता है, डेवलप कर जाता है। जब वो माँ बनती हैं तो यहाँ से फिर दूध जो है मिल्क सीक्रेट करता है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। अब ये जो दोनों ये जो ग्लैंड है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इसको कंट्रोल करने वाला जो एक अलग से ग्लैंड होता है उसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ओके, तो इसको आप बहुत अच्छे से रट लेंगे, इसको याद कर लेंगे। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मेल हार्मोन को क्या कहते हैं, तो टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। फीमेल हार्मोन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने वाला कौन सा ग्लैंड होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है। ओके, ये सभी आप याद करते जाएंगे। एग कहाँ से रिलीज करता है, सब आप धीरे धीरे जो है याद करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। 10.4 रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। यानी ये जो हार्मोन्स का रोल क्या होता है, रिप्रोडक्शन जब फंक्शन होता है, रिप्रोडक्शन शुरुआत में इसका क्या होता है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, रोल क्या होता है यानी शुरुआत में। ओके, इसकी भूमिका क्या होती है। तो एंडोक्राइन, अभी आपने जाना कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। यहाँ से ये क्या करेगा, एंडोक्राइन से एक हार्मोन्स रिलीज करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज करेगा वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाके मिल जाता है और पहुँचता कहाँ है, टू रीच अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट कॉल्ड टारगेट साइट। अब जहाँ पे इसको पहुँचना होता है उस जगह का नाम होता है टारगेट साइट। ओके, द टारगेट साइट रेस्पॉन्ड टू द हार्मोन। ये उसी के लिए क्या होता है कि जिम्मेवार होता है, रीजन होता है। देयर आर मैनी एंडोक्राइन ग्लैंड और डक्टलेट्स ग्लैंड इन द बॉडी। ये अपने शरीर में एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो बहुत सारे होते हैं। या तो आप एंडोक्राइन ग्लैंड कहें या डक्टलेट्स ग्लैंड कहें, ये अपने शरीर में ढेर सारे होते हैं। ओके, द टेस्टेज लड़कों का, मेल का, और ओवरीज फीमेल का सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, यानी दोनों के जो हैं हार्मोन्स ये रिलीज होता है। लड़कों का टेस्टेज से होता है और लड़कियों में ओवरीज से रिलीज होता है, सीक्रेट करता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी जस्ट अभी आपने सीखा कि लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए ये जो हार्मोन्स होता है यह सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, यानी लक्षण होता है। फर्दर यानी आगे क्या होता है, द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ये भी बात आपने सीखा कि ये जो सेक्स हार्मोन्स है इसको कंट्रोल करके कौन रखता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, फिगर 10.3 देखते हैं कहाँ है। 10.3 यहाँ पे चलिए नहीं दिख रहा है, बाद में देखेंगे इसको। 10.3 द पिट्यूटरी सीक्रेट्स मैनी हार्मोन्स। यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये ढेर सारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। वन ऑफ विच मेक्स अ ओवा मैच्योर इन द ओवरीज। एक तो क्या करता है कि ओवरीज में जो ओवा होता है उसको मैच्योर करके आगे पास ऑन करता है। एंड स्पर्म फॉर्म इन अ टेस्टेज। यानी ये दोनों में होता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल का स्पर्म जब प्रिपेयर होता है तो आगे की ओर मूव करता है और फीमेल में ओवरी से जब ओवा मैच्योर होता है तो ये आगे मूव करता है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि क्या होता है कि मेल का स्पर्म आगे जाकर फैलोपियन ट्यूब जो है वहाँ वेट करते रहता है और यहाँ ओवरी से ओवा जाके वो वेट करते रहता है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मीट करते हैं, मिलते हैं तो फर्टिलाइज होता है। ओके, फिर न्यू बेबी होता है। हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टेज एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन इन अ मेल एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल। मेल का जो हार्मोन्स जो कंट्रोल करने जो हार्मोन्स होता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और फीमेल का जो हार्मोन होता है वह एस्ट्रोजन कहते हैं। ओके, ये दोनों जो है रिलीज कहाँ से होता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही होता है। इसको कंट्रोल करने वाला जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। अब क्या होगा कि जब रिलीज हुआ तो ये जाके उनका जो है ब्लड स्ट्रीम यानी बॉडी में जाके ये रिलीज होता है और जाके कहाँ पे पहुँचता है, तो टारगेट साइट में। ओके, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट वंस ऑफ प्यूबर्टी। और ये शरीर में जो है इस उम्र में बदलाव देखने को मिलता है। ओके,
Paheli and Bujo have now understood that puberty marks the beginning of the reproductive periods when one becomes capable of reproduction, but they want to know if reproductive life once begun continues or its ends sometimes. बूझो और पहेली अब तक समझ चुके हैं कि जो प्यूबर्टी एक समय होता है, ये शुरुआत का समय होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव पीरियड एक होता है, इसका शुरुआती होता है। ओके, जब इंसान कैपेबल हो जाता है, सक्षम हो जाता है वह रिप्रोडक्शन के लिए, यानी अपने ही जैसे को जन्म देने के लिए वह पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। बट दे वांट टू नो, लेकिन ये और भी जानना चाहते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है ये बस यहीं तक रहता है या आगे भी रहता है या ख़त्म हो जाता है, ये ऐसा जानना चाहते हैं। ठीक है, कि एक बार प्रारंभ होने के बाद, यानी यह शुरू होने के बाद जो जीवन है आगे तक ऐसे ही चलते रहता है या फिर ये ख़त्म हो जाता है। ओके, यानी जब तक इंसान जिएगा तब तक रिप्रोडक्शन वो कर सकते हैं, अपने जैसे को जन्म दे सकते हैं, या कुछ समय के बाद जो है प्यूबर्टी के समय ही ख़त्म हो जाता है, ये ऐसा ये जानना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है 10.5 रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस, यानी मानव में जनन काल की अवधि, यानी जो ये रिप्रोडक्शन का जो समय होता है इसके बारे में। Adolescents become capable of reproduction when their testes and ovaries begin to produce gametes, यानी मेल और फीमेल ये दोनों कैपेबल होते हैं जब मेल का टेस्टेज और लेडीज का, फीमेल का ओवरीज दोनों जो हैं कैपेबल हो जाते हैं गेमेट्स रिलीज करने के लिए। ओके, द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गेमेट्स लास्ट फॉर अ मच लॉन्गर टाइम इन मेल्स देन इन फीमेल्स। कहने का मतलब कि फीमेल की अपेक्षा यानी मेल जो है वह लास्ट उम्र तक भी वह रिप्रोडक्शन कर सकता है, लेकिन फीमेल उतना ज़्यादा उनका समय नहीं होता है। यानी तकरीबन कहने का मतलब कि अभी तक जो मैंने पढ़ा है कि 40-45 के बाद वो फीमेल कैपेबल नहीं होती हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकें, यानी अपने जैसे को जन्म दे सके, न्यू बेबी को जन्म दे सके। ओके, आगे क्या दिया है, इन फीमेल्स द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिन एट प्यूबर्टी 10 to 12 years ऑफ एज एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि जो उनका फीमेल में जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है वो 10 से 12 साल में, और इसका जो लास्ट एज होता है वो 45 से 50। अब ऐसा नहीं है कि किसी किसी में अगर 55 में भी हो गया तो वो रेयर चांस में, कभी कभार जो है ऐसा होता है। ऐसे जनरली सबको देखा गया है कि 45 से 50 साल जो है इतना उम्र तक ही वो माँ बन सकती हैं। बहुतों का तो 45 तक भी नहीं होता है, 40 तक आते आते उनका जो है वो कैपेबल वो खो देती हैं। ओके, यानी जो उनका क्षमता होता है माँ बनने का वो नहीं बन पाती हैं। आगे देखते हैं, द ओवा बिगिन टू मैच्योर विद द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। अब लेडीज में जो है ओवा बनने की जो स्टेज होता है वो शुरू हो जाता है प्यूबर्टी के समय। वन ओवम मैच्योर एंड ई रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरेज वंस अबाउट 28 to 30 days। यानी अगर आप इस पिक्चर को देख पा रहे होंगे तो दो तरफ आपको ये ओवरेज दिखाई दे रहा होगा, ओवरी ग्लैंड जो दोनों तरफ जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी हिंदी में कहें तो गर्भाशय। ये अगर मान लीजिए कि इस मंथ में एक मैच्योर रिलीज एग हुआ और ये जाके आगे फेलोपियन तक वेट किया, तो अब नेक्स्ट मंथ में इस साइड से ही नहीं होगा, फिर ये लेफ़्ट साइड से फिर जाके वो क्या होगा कि 28 से 30 दिन में वो फिर से एक नया एग बनेगा, फिर वो जाके वहाँ, ये दोनों पेयर में होता है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर में दोनों तरफ दिखा रहा है। फिर ये जाके वहाँ पे वेट करते रहता है और जब मेल का स्पर्म दोनों मिलता है तो फर्टिलाइज होते हैं। ओके, ये वर्ड मैं बार बार कह रहा हूँ, आप समझिए इस बात को। ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी इस समय क्या होता है, द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग। अब इस समय क्या होता है कि 28 से 30 जो ये समय होता है उनका, उसमें जो उनका यूटेरस होता है वो थोड़ा सा, उनका जो वॉल होता है यूटेरस का वो थिक हो जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है। कारण क्या है कि वह एग को रिसीव कर सके। ओके, यहाँ पे आप यूटेरस देख सकते हैं। इन केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिंस टू डेवलप। ये ऐसा होता है कि हो सकता है कि मेल का स्पर्म मिले और वो मैच्योर होकर फिर यहाँ पे, और फिर क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब क्या करता है कि वो जब मैच्योर हो जाते हैं अंडे तो आगे पास करके ये जो है ये यूटेरस में आके
लोकेट हो जाता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो डेवलप करता है तो यूट्रस के वॉल के साथ वो चिपक जाता है, ओके, सेटल हो जाता है। दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी। अब इस समय फिर क्या होता है कि यह जो भी हमने प्रोसेस कहा, तो जो महिलाएं हैं वो गर्भवती हो जाती हैं यानी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर ये 28 से 30 दिन के अंदर फर्टिलाइज नहीं होता है, द रिलीज एग एंड द थिक एंड लाइनिंग ऑफ द यूट्रस अलॉन्ग विद इट्स ब्लड वेसल्स आर सेड ऑफ। यानी 28 से 30 दिन के अंदर जो है यानी उस दिन तक अगर स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो होता क्या है कि वो बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसके बाद जो है महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम पीरियड भी कहते हैं। बहुत लोग इसे महीना के नाम से भी जानते हैं। दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन विच इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। अब इस क्रिया को यानी इस प्रोसेस को, इसके वजह से फिर क्या होता है कि जब वो फर्टिलाइज नहीं होता है तो उसके बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। इसीलिए उनको हर महीना मेंस्ट्रुएशन आता ही आता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन अकर्स वंस इन अबाउट 28 to 30 डेज, यानी जो मेंस्ट्रुएशन जो है 28 से 30 दिन के अंदर उनको आना ही आना है फीमेल में। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन फ्लो बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज टर्म्ड मेनर्क, ओके। यानी जो उनका फर्स्ट जो आता है मेंस्ट्रुएशन फीमेल में, तो उस स्टेज को हम मेनर्क कहते हैं। At 45 to 50 years of age, the menstruation cycle stoppage of menstruation is termed menopause. जब लास्ट उनका जो एक उम्र होता है 45 से 50 साल माँ बनने की जो उम्र होती है, यानी किसी महिला का शुरुआत का जो यानी लाइफ में जो पहली बार जब उनका मेंस्ट्रुएशन आएगा तो उसे हम मेनॉर कहेंगे, और उनका जब लास्ट जो मेंस्ट्रुएशन आता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं, ओके। इनिशियली यानी शुरुआत में मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स में भी इरेगुलर, यानी शुरुआत में क्या होगा कि इरेगुलर हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि 28वां दिन या 30वां दिन उनका आ ही जाए, किसी किसी का एक सप्ताह पहले या एक सप्ताह बाद में भी होता है। ये होता क्या है, इसके कारण क्या है कि उनके अंदर ब्लड की कमी या किसी दूसरे कारण के कारण कमजोरी हो सकता है, ठीक है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जनरली चीज़ है। इट टेक्स सम टाइम टू बिकम रेगुलर, अब कुछ समय के बाद जो है ये रेगुलर हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी अगर कभी कभी क्या हो जाता है कि अगर 1 वीक तक है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन 1 वीक से ज़्यादा हो जाता है मेंस्ट्रुएशन तो थोड़ा दिखाना पड़ता है, या फिर किसी किसी का 1 दिन 2 दिन ही रहा उसके बाद नहीं रहा तो भी डॉक्टर के साथ सलाह ले सकते हैं, ओके। पहली सेज डैड, यानी पहली कहती हैं द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन लास्ट फ्रॉम मेनर्क टू मेनोपॉज इज द राइट, यानी अभी तक पहले ये जान पाई हैं कि महिलाओं का जो लाइफ में पहली बार जब उनका मेंस्ट्रुएशन आता है तो उसे हम मेनॉर कहते हैं, और जो आखिरी मेंस्ट्रुएशन आता है लाइफ का उसे मेनोपॉज कहते हैं। क्या ये बात सही है? ओके, तो हाँ ये सही है, जस्ट हमने अभी यही तो सीखा, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है यह कंट्रोल करने वाले को हम हार्मोन्स कहते हैं। द साइकिल इंक्लूड्स द मेंस्ट्रुएशन ऑफ द एग्स, इट्स रिलीज, थिकनिंग ऑफ यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर्स। अभी हमने जस्ट यही सीखा कि जब एग ये जो है मैच्योर होकर ये जाके फैलोपियन ट्यूब में वेट करता है मेल का स्पर्म के लिए, अगर वो नहीं मिलता है तो ये फिर क्या होता है कि फिर आकर कुछ समय वेट करता है, फिर वो पास होकर यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस का जो वॉल होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, कहने का मतलब मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है वो, और ना होने के कारण फिर क्या होता है कि वो बस्ट कर जाता है, यानी वो अंडे जो हैं वो फूट जाते हैं और ब्लड के रूप में बाहर, मेंस्ट्रुएशन के रूप में बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। इन केस द एग इज फर्टिलाइज इट बिगन टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूट्रस एंड फर्दर डेवलपमेंट एज यू हैव लर्न्ड इन चैप्टर 9। अगर उनको स्पर्म मिल जाता है, फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो वो माँ बनने के लिए वो आगे तैयार रहती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, नहीं मिलता है तो फिर वो मेंस्ट्रुएशन बन के रिलीज हो जाता है बाहर ब्लड, ओके। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड।
बच्चों ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे इसके आगे का। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।